आज मैं आप लोगों को बेसिक सिखाना चाहता हूँ। क्या बेसिकली हम लोग बोलते हैं ना, हिडन मेथड, हिडन मेथड, हिडन मेथड। आज मैं दो, जी। एक कुंडली मेरे पास है जो जिसमें मैं आप लोगों को हिडन मेथड ऑफ एस्ट्रोलॉजी इन केपी प्रोस्पेक्टस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको सिखाऊंगा। और मैं आकाश आपको बता रहा हूँ कि आप अपना वो पापा जी वाला डिटेल्स दे दो, ताकि मैं इन डिटेल्स वहां पे भी देख सकूं। क्लियर? अरे आकाश, एक एक जगह से बंद कर दो भाई, एक जगह से म्यूट कर दो। ठीक है। हेलो। धर्मदेव सर का हो रहा है। धर्मदेव सर का हो रहा है? धर्म सर, हाँ। म्यूट कर दीजिए सर जी। अभी आ रहा है क्या? हाँ, नहीं नहीं यार, ठीक है, एकदम सही है। सर, कल परसों का क्लास आपने तो फॉलो कर लिया होगा, है ना? हेलो। बोले कल परसों का क्लास धर्म सर आपने फॉलो कर लिया होगा। तो चलिए, आज एक एक बेहतरीन चीज दिखाऊंगा एस्ट्रोलॉजी का। ये एक्चुअली किसी ने मुझे भी चैलेंज किया था, और उस चैलेंज को आज मैं पार करूंगा। आकाश, एक कुंडली दे रहा हूँ, हाँ गुरु जी। एक कुंडली दे रहा हूँ। हाँ। ये कुंडली एकदम सभी तरीके से, माने क्या बोलते हैं, नॉर्मल है। मैंने इसका बीटीआर किया हाँ। हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग है। हाँ। बट इसकी शादी, मैं शादी का डेट भी बता रहा हूँ, आप लोग नोट करो। 9 दिसंबर 99। 9 दिसंबर। 99। 9 दिसंबर 99। एक मिनट थोड़ा वेट करना, मैं कॉल करके एक बार पूछ लेता हूँ फाइनल डेट था ना। क्योंकि ये बहुत मजेदार कुंडली बनने वाला है। हम्म, बहुत मजेदार कुंडली बनने वाला है। ये ऐसा कुंडली है कि आप सोच ही समझ ही नहीं सकते, मतलब इतना ये है। इस कुंडली से आप समझ सकते हो। खाली थोड़ा सा वेट करना, ठीक है? अरे शादी का डेट क्या था? 9 दिसंबर 99। ठीक 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 जी सर। ठीक 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 ठीक। हाँ, धर्म सर बोलिए। जी सर, 9 दिसंबर 1999। हाँ हाँ, वही वो उसी कुंडली को मैं शेयर करूंगा। इसमें खाली बस अपने को देखना क्या है कि शादी हुई क्यों है। मैं डेट बता रहा हूँ, ईच एंड एवरीथिंग बता रहा हूँ, ठीक है? लेकिन उसको ये समझाना जरूरी है, ये शादी हुई क्यों है उस दिन को। क्योंकि हम लोग जानते हैं शादी मतलब है 2711। तो 7-11 कहाँ कहाँ से पैदा हो गया भाई, ये देखना पड़ेगा आपको। सिग्निफिकेटर आकाश, तुम आज 4 दिन से मुझे परेशान कर रहा था। सिग्निफिकेटर कैसे देखें? आज मैं एक ऐसा कुंडली दे रहा हूं
बताओ इसमें खोज के सिग्निफिकेटर शादी का कहाँ है। डेट मैंने बता दिया कौन सा है, और चार्ट भी बता दे रहा हूं, ये चार्ट है, चार्ट ये है। इस चार्ट को देखो, और चार्ट के हिसाब से इसका ये देखो, 21 अगस्त 1970, 1970, फ्राइडे, टाइम ऑफ चार्ट, मतलब ये चार्ट, इनका पैदाइश जो है, टाइम ऑफ बर्थ 13:41 GMT प्लस 5:30, ये रानीगंज में पैदा हुआ, वेस्ट बंगाल, इंडिया। लैटिट्यूड 13 डिग्री नॉर्थ, 40 मिनट, और लॉन्गिट्यूड 87 डिग्री ईस्ट, 17 सेकेंड। ठीक है, डिटेल्स हो गया। इनकी शादी हुई थी 9 दिसंबर 1999। आपको ये खोजो आप, ये शादी क्यों हुई थी उस दिन। चलो मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ आगे। क्या था, ये देखो, चांद का दशा था 9 दिसंबर 1999, मतलब इसके बीच। हाँ, ये 9 दिसंबर, यानी शान का महादशा, शान की दशा था, शैतान की भुक्ति थी, है ना। शान और शैतान, मैं बता दिया आपको, शान की दशा थी, शैतान की भुक्ति थी। आपको अब निकलो, आप अपने अपने हिसाब से निकलो, क्या इसके शादी का कोई है, प्रॉमिस है। प्रॉमिस तो है, वो आपको मिल जाएगा। लेकिन उस दिन क्यों शादी हुआ, क्या डीबीए मैच किया था। आकाश, ये सर्वोपरि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि आज कई दिनों से तुम बहुत आ, इस पे काम कर रहे हो, इसी पे काम कर रहे हो। भाई कुछ बोलो भी, आकाश अधिकारी, कुछ बोलो भी भाई। गुरुजी, मैं इसमें वो चेक करता हूँ इसकी दशा, वो प्योर हाँ, एकदम इसका। एकदम एकदम चेक करो, चेक करो, और और उसके और बाद मुझे बताओ ऐसा क्यों है। क्योंकि आज मैं आप लोगों को ना हिडन थ्योरी सिखाने वाला हूँ। यही सब तो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी में सिखाया जाता है। आज मैं आपको एकदम नॉर्मली सिखा रहा हूँ कि वास्तव में ऐसा कब देखा जाता है, क्यों देखा जाता है, और कैसे देखा जाता है। कभी कभी आपके सामने में ऐसे भी जातक या जातिका की कुंडली आई जहां आप कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज, कंफ्यूजन का लेवल 100% भी हो सकता है, जैसे इस कुंडली। मैंने सब चीज बता दिया। इसका शादी हुआ 9 दिसंबर 1999 को। मैं और भी कुछ बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन आपको इसको ना एस्ट्रोलॉजिकली देखना,
ऐसा क्यों हुआ? क्या वजह है? एस्ट्रोलॉजिकली ये कौन सा ग्रह का इफेक्ट बना कि इस समय इसका शादी हुआ? क्या उस शादी में 2711 था? ये एक बहुत टफ कुंडली है। मैं वही कुंडली आपको दे दिया, और बहुत डेंजरस कुंडली। मुझे भी आज ही इसका पूरा क्या बोलते हैं ना, ब्यौरा मिला। आज ही हम इसका जब इससे दोपहर में मेरे पास थोड़ा टाइम मिला था, है ना, तो आज मैंने इसको बताया कि ये वजह से तेरा शादी हुआ, नहीं तो शादी नहीं होना था। आज मैं आप लोगों को वो सिखाना चाहता हूँ कि सिग्निफिकेटर्स, हिडन सिग्निफिकेटर्स कैसे निकालते हैं, और शादी ओरिजिनली प्रॉमिस कहाँ से देखते हैं। ठीक है, चलो आकाश, हम अभी तक तुम्हारे रिजल्ट नहीं आया, बट चलो मैं बताता हूँ। देखिए, मैंने कब बोला था? 9 दिसंबर 1999, विंशोत्तरी दशा खुशियार। चलो, हाँ, एकदम बहुत आराम से लगा रहा हूँ। वो कौन सा था? 1999, यानी स्थान की दशा थी। मैंने आपको ये भी बताया, क्योंकि देखिए 19/12/2000, सॉरी, 1999 तक का इसका सेटन की भुक्ति थी। स्थान की दशा, सेटन की भुक्ति, और मार्च के अंतरा, क्योंकि 9 तारीख को शादी हुआ था। जी 9 तारीख को शादी हुआ था, यानी 12, यहाँ देखो, सॉरी, सॉरी, दिसंबर बोला उसको, गलत बोल दिया। 9 दिसंबर 9 दिसंबर, यानी 19/12/2000, सॉरी, 199 के अंदर 9 जुपिटर 19/12 तक का, कहाँ से? 3/11/1999 से स्टार्ट हुआ, और 19/12/1999 तक ये था। ठीक है, हम्म, यानी क्या हुआ? स्थान का दशा, सेटन की भुक्ति, और जुपिटर के अंतर। आया समझ में? स्थान की दशा, दशापति कौन है? स्थान है ना, जी दशापति शान है। भुक्तिपति कौन है? सेटन, सेटन। और अंतरापति कौन है? जुपिटर। इसको याद रखना, थोड़ा नोट कर लो, लिख लो। दशापति शान है, भुक्तिपति है सेटर्न, और अंतरापति है जुपिटर। प्लीज इसको नोट डाउन कर लो, लिख लो।
ये कुंडली बहुत मजेदार है। मैं इसलिए आप लोगों के साथ ये मैं शेयर कर रहा हूँ। और इन्होंने मुझे वो शेयर करने के लिए परमिशन भी दिया। ठीक है, बहुत मजेदार कुंडली। शादी के प्रोस्पेरिटी में देखता हूँ। ठीक है, चलो। शादी का रूल क्या है आकाश? शादी हल का रूल वो उसका सिग्निफिकेटर में 271 आना चाहिए, और वेनस नहीं 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 जुपिटर नहीं भी नहीं नहीं, ये बच्चों जैसा बात मत करो। शादी हम कब देखते हैं? मैंने शादी वो का 3 पार्ट ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। हाँ, शादी कैसे देखते हैं? वो सेवेंथ हाउस का सब लॉर्ड। यस, सेवेंथ हाउस का सब लॉर्ड, या सेवेंथ हाउस का सब लॉर्ड और उसके स्टार लॉर्ड। अगर 2 7 11 प्रोमिस करेगा, टू, आइदर 2 और 7 और 11, तो हम समझेंगे शादी प्रोमिस्ड है। फिर से बोल रहा हूं, सेवेंथ का कास्पल सब लॉर्ड और उसके स्टार लॉर्ड 2 या 7 या 11 अगर दिखाते हैं, तो आप समझिए उसकी शादी होगी, यानी शादी प्रॉमिस्ड है। आप सुबह से मुझे यही क्वेश्चन कर रहे थे आकाश, कि मैं हाँ, कहां से देखूं, कैसे देखूं। मैं वही बता रहा हूं आपको। उसके स्टार सब माने, हमारा जो कासफल सबलॉर्ड है, सेवेंथ का कासफल सबलॉर्ड, इसका सेवेंथ का कासफल सबलॉर्ड कौन देखो? ये है सेवेंथ कासफल सबलॉर्ड, दैट इज जुपिटर। पीटर। जुपिटर सेवेंथ का कासफल सबलॉर्ड है, और जुपिटर खुद अनटेनेंटेड है। कार्सर दिख रहा है? कार्सर यहाँ दिख रहा है? हाँ, हाँ, जुपिटर खुद अनटेनेंटेड है। और वो कहाँ पे बैठा है? लिब्रा में, तुला राशि में, 7 डिग्री 26 मिनट 30.73 सेकेंड में बैठा है। और जुपिटर खुद काफी होता है सेवन का रिजल्ट देने के लिए। यानी यहां से आपने को हमको क्या समझ में आया? बहुत। आज मैं प्रोफेशनल लेवल, आज दिल खोल के पढ़ा रहा हूं भाई इस कुंडली को। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी अपने स्टूडेंट को वैसे पढ़ाओ। आज मैं पूरा नॉलेज दे रहा हूं आपको। भैया मेरे सिंपल से मैटर है, वेनस, जुपिटर। सॉरी, जुपिटर। जुपिटर जी। कहाँ है? वेनस में। यानी जुपिटर भी उत्तरदायित्व लेगा और वेनस भी उत्तरदायित्व लेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके शादी के लिए कौन लेगा? जुपिटर लेगा और वेनस लेगा। जी। मजेदार चीज देखो, जुपिटर इसकी सेवेंथ की सब लॉर्ड है, लेकिन इसके स्टार लॉर्ड कौन है? महाशय, बहुत बड़ा महाशय है यहाँ पे। दिखाई दे रहा है? राहु। कौन है? राहु। जोर से बोलिए, राहु। कौन है? राहु। 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 राहु क्या है? राहु पूरे वर्ल्ड की माँ बाप है। हाँ, मैंने बोला था ना,
राहु केतु पढ़ाते समय कि राहु गर्दन काटा हुआ हिस्सा का ऊपर वाला हिस्सा है, यानी ब्रेन किसके पास है? राहु के पास। राहु के पास। केतु के पास ब्रेन नहीं होता, लेकिन पूरा ब्रेन, यानी इसने ये शादी किया है वो कंप्लीटली ब्रेन पे डिपेंड करके। ब्रेन मतलब वो ये बहुत बड़ा खिलाड़ी इंसान है। उसने अपनी दिमाग को यूज किया। भाई भाई एकदम सिंपल बात बोलो, आई वॉन्ट टू सैल्यूट हिम। मैं उनको नमन करना चाहता हूं, क्योंकि उनके स्टार ऐसे बोल रहे हैं। आज मैं आप लोगों को ये सिखाना चाह रहा हूं, ये समझाना चाह रहा हूं कि हमेशा कोई जरूरी नहीं है कि डीबीए में 2711 आए तो ही शादी हो। शादी के लिए जैसे मैं अब लास्ट पार्ट में, थर्ड पार्ट जब हम लोगों ने पढ़े थे तो उस समय हमने बहुत सारी बात बताई थी, बट हमने एक बात और बोला था, या फर्स्ट या सेकेंड या फोर्थ थर्ड पार्ट में। मैं बार बार बोलता हूं कि शादी जो होता है ना वो मेड इन हेवन। ये हमारी वो क्या कहते हैं ना, पाश्चात्य जगत की ये धारणा है। मैरिज मेड इन हेवन, ये जो थ्योरी है ये हमारी पाश्चात्य यानी पश्चिमी जगत की ये सिस्टम है। हम लोग तो प्राच्य वाले हैं, पूर्व वाले हैं। हम मानते हैं भाई हमसे जिससे शादी किए हैं उससे 7 साल तक 7 जन्म तक शादी करते रहे। यस और नो? मानते हैं ना इस क्या बोलते हैं थ्योरी को? आप बोल सकते हैं सर आप बेवड़ा बन गए क्या? भाई मैं बेवड़ा नहीं हूँ, मैं खाली धर्म ग्रंथों की बातों को उठाकर बोल रहा हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप मेरी बात को समझ रहे हो ना? अरे कोई हूं हाँ तो कुछ भी तो बोलो भाई। 7 जन्म का प्रॉमिस कहाँ से हो गया सर इसमें? हाँ हाँ, हमारी ये हिंदुस्तान में हम ये बोलते हैं, हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि शादी जब होता है ना 7 जन्म, आपको पता ही नहीं कि आप कितने जन्म पहले इनसे शादी किए हुए हैं आपके वाइफ से। वही तो बात। हो सकता है ना कि ये आपका 7वां जन्म है, अगले जन्म में किसी ये हो और से शादी सकता है करेंगे पहला आप। जन्म भी हो सकता, पहला जन्म भी हो सकता है। पहला जन्म भी हो सकता है। भैया ये हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है, और धर्म ग्रंथ हमारे यहाँ दैट इज नेचुरल, साइंटिफिकली वो उन्होंने बताया हुआ है। ऐसा कोई चीज नहीं है जो यहाँ पे झूठ बोला हुआ है। उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, उदाहरण एक एग्जांपल। हम लोग जानते हैं ग्रेविटेशनल लॉ किसने बनाया? गुरुत्वाकर्षण की जो फॉर्मूला है किसने दिया? न्यूटन। न्यूटन ने। लेकिन मैं आपको बताता हूं, ये न्यूटन के बाबा के बाबा के बाबा के बाबा के बाबा 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 बहुत बाबा के पहले हम्म, एक महर्षि थे जिन्होंने ये बताया था। बहुत माने उनसे 1000 साल पहले की बात बताना। एक महर्षि थे, उन्होंने ये बात बताए थे जैसे अग्नि प्रज्वलित होता है ताप देने के लिए, जैसे जल उत्पन्न या जल की जो कृतित्व है या जल की जो
क्या बोलते हैं गुण है, वो शीतलता देना है या प्यास बुझाना है। वैसे ही ना भूमि की महत्व है, वो हर चीज को अपनी ओर खींचता है, आकर्षित करना। आकर्षित करता है। हाँ बिल्कुल आपने सही बोला, थैंक यू। क्योंकि उनका लैंग्वेज था आकर्षित करता है। उसके बाद उनके 500 साल के बाद एक भास्कर द्वितीय बोल के एक व्यक्ति पैदा हुए, भास्कर द्वितीय, वो पैदा हुए। और उन्होंने बोला, ये तीनों लॉ को उठाए उन्होंने। कौन सा? पहला, आग जलाता है, पानी शीतलता देता है, और पृथ्वी यानी भूमि तत्व खींचता है, आकर्षित करता है। तो उन्होंने ना पृथ्वी या भूमि तत्व को ना लेके उन्होंने पूरी पृथ्वी को लिया। पूरी पृथ्वी, दिस प्लैनेट, ये पृथ्वी मतलब ये पृथ्वी नामक एक ग्रह की बात उन्होंने किया, भास्कर द्वितीय ने। और उन्होंने बोला ये एक्चुअली वैसा होता है कि माने हमारी ये जो अ, धरती है, पृथ्वी है, जो भी है, वो पूरी हर चीजों को अपनी ओर खींचती है। और आज से हम इस चीज का नाम सुनेंगे, गुरुत्वाकर्षण। हम इस चीज को जानेंगे, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स। भैया मेरे, उस समय न्यूटन क्या, कोई डंगू भी पैदा नहीं हुआ था। उसके 500 साल के बाद जो है ना, ये न्यूटन बाबा पैदा हुए। आप चीजों को समझिए। हमारी भारत की जो विज्ञान है, जो साइंटिफिक नॉलेज है, ये कोई आम आम नहीं है। ये कोई साधारण चीज नहीं है, बहुत छोटा मोटा कोई चीज नहीं है। उतना छोड़िए, डाल्टन अणुपरमाणुवाद निकाला है। अरे किसने बोला यार? उसके 1000 साल पहले कणाद मुनि ने इस चीज को बताया था। क्या हम चीजों को तोड़ते 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 एक ऐसा छोटे कण में पहुंच जाएंगे जिसको बोलेंगे अणु, और उसको भी तोड़ तोड़ते के हम जहां पे पहुंचेंगे उसको बोलेंगे परमाणु। ये महर्षि कणाद ने बताया था। और महर्षि कणाद, चूंकि हमें देखिए अंग्रेज लोगों ने शासन किया, और हमारी भारतीय जो विज्ञान है ना, उसको छिपा दिया लोगों ने। आज भी हम कॉलोनियल माइंडसेट है भाई। आज भी हम दासत्व पसंद करते हैं। आपके प्रभु ने जो बोल दिया वही आप करोगे, उसके आगे आप कुछ सोचोगे नहीं। ये कॉलोनियल माइंडसेट टिल टुडे विद इन अस इन इंडिया, हर एक भारतीय के अंदर यही चीज है। बात भाई मैं आपको बताऊं, हमारी देखिए, हम एंशियंट साइंस के स्टूडेंट है। मैं एंशियंट साइंस को पढ़ा हूं। आज मैं आप जो जो चीजें बता रहा हूं आपको, ये सच है। और आप कहीं पे भी किसी भी लाइब्रेरी जाके आप पढ़ सकते हैं इस चीज को। आज आख्यान का दिन है, 1 माघ। जी। और आज के दिन अगस्त मुनि ने विंध्य पर्वत की दर्प चूर्ण किया था। भैया हम भारतीय हैं, और भारतीयों की संस्कृति को समझना बहुत जरूरी है।
मैं आकाश को भी बता दूं, आकाश भाई आप भी भारतीय हैं, बट क्या कहते हैं ना, मजबूरी वश आप नेपाली बन गए, लेकिन हो तो आप भारतीय। मजबूरी है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे साथ, क्योंकि हम अपने आप को भूलते जा रहे हैं, भूल रहे हैं। मत भूलिएगा, संस्कृत पढ़िए, एस्ट्रोलॉजी, वेद, विज्ञान, सारा चीज पढ़िए। जो नॉलेज वेद में, जो छोड़िए उतना उतना वेद वगैरह बहुत बड़ी बात होगी। मैं आपको बता देता हूँ, दुनिया में ऐसा कोई प्रश्न का उत्तर नहीं है जो श्रीमद् भागवत गीता में नहीं है। मैं इसको एक वैज्ञानिक किताब के तौर पे लेता हूँ। ये धर्म ग्रंथ नहीं है, ये एक वैज्ञानिक किताब है। बस इसको समझिए, समझना जरूरी है। अगर आप समझ जाएंगे तो जो व्यक्ति परमाणु माने हथियार का आविष्कार किया था ना, आप उसके समझ कर कक्ष हो जाएंगे। फिर ये चोरी अभित्री, ये जितने भी चीजें हैं आपके अंदर जो लालित पालित होते रहता है, लोभ, लालसा, मोह, मात्सर्य, मद, मद मतलब होता है अहंकार, ये खत्म हो जाए। सीधा करो, सीधा नहीं मैं ऐसे सीधा करो। बहुत छोटी बात नहीं बता रहा हूं मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूं, बार बार बोलता हूं, खुद को पहचानिए। अगर आपके आठवां हाउस अगर एक्टिव हो जाए, कोई दुनिया का माय के बाप माने कोई माय का लाल नहीं है, उसका ताकत नहीं है कि आपकी स्पिरिचुअलिटी को वो रोक दे। आपका आठवां हाउस खाली बस सिंपली सी वो होना चाहिए, उसके अंदर वो मतलब आपके कुंडलिनी को जागृत होनी चाहिए। जिस दिन ये जागृत होना शुरू करेगा, उस दिन आपके अंदर आ जाएगा ना, क्या बोलते हैं उसको, चेतना। चेतना है क्या? ब्रह्म तो, ब्रह्म तत्व को ही चेतना बोला जाता है। चेतना है क्या? दूसरी माने चेतना की दूसरी पर्यायवाची शब्द क्या है? माया। यानी आप माया से मुक्त हो जाएंगे उस दिन। सॉरी भाई, थोड़ा आवेग में आ गया था। चूंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, था, रहूंगा। सॉरी, आप लोगों के सब्जेक्ट से थोड़ा बाहर निकल गया, बट कोई बात नहीं है। हूँ तो वही ना, सुनेंगे कहाँ से, आप ही से तो सुनेंगे सर। हूँ तो वही ना, एक इंडियन, एक भारतीय, जहाँ ये सारी चीजों की पैदाइश हुई है। आजकल नहीं, आजकल डर लगता है धर्म सर, कहीं ना कहीं काल मेरे को कोई ना माओवादी बोल दे, डिक्लेयर कर दे। नहीं नहीं सर, ऐसा बात क्या करूं, मजबूर हूं, बट हूं तो वही ना, जहां से हमारे परम परम गुरु निकले हैं। अरे आप सर, एक चीज मैं आपको बताता हूँ आज। चलो, जब इतना बात बोल दिया तो हम्म, मैं एक बात और बताता हूँ, सुन लीजिए। हमारे जी परमहंस जी, श्री श्री रामकृष्ण जी, उन्होंने जी एक समय एक कथामृत में एक बात बोली थी। उन्होंने कि कोई हविष्यान्य अगर रेगुलर लेता है और उसके मन, उसके मत, उसके मत्था भगवान पे नहीं है, तो वो गोमांस ले रहा है।
थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लैंग्वेज है सर, समझ लीजिए। ठीक है सर। कॉन्ट्राडिक्ट, मैं गोमांस की बात नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने ये कहा था कि कोई व्यक्ति अगर भगवान पे अपने आप को सन्निवेशित नहीं करते हैं, अपने आप को सरेंडर नहीं करते हैं, तो वो कोई भी खाना खाते हैं वो बेकार है। उनका कहने का मतलब ये था। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर वो पूरी तरह से तल्लीन भगवान पे, सो अहम